हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने सिंधु सभ्यता के 3 वीडियो देखे और 3 वीडियो में अपन ने पहले से तीसरे वीडियो तक क्रमशः सिंधु सभ्यता की बेसिक विशेषताओं के बारे में, सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में, सिंधु सभ्यता की मुहरें, लिपि, नगर नियोजन, इन सब के बारे में देखा। विभिन्न जो साइटें हैं उनके बारे में भी हमने डिटेल से देखा। कुछ 1-2 साइट्स रह गई है, उसके बारे में हम क्वेश्चन के माध्यम से या महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से हम उसको क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो बेसिक बातें हैं, जो बीच में वन लाइन अप्रोच के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी हम सबसे लास्ट में जिक्र करेंगे। आज हम सिंधु सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। समाज जो है उसका ढांचा 2 प्रकार का होता है। एक सामाजिक ढांचा पितृसत्तात्मक, जैसा कि हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति जो है वो ग्रामीण संस्कृति थी और वैदिक संस्कृति का सामाजिक ढांचा पितृसत्तात्मक था। वहीं हड़प्पा सभ्यता जो है उसका सामाजिक ढांचा मातृसत्तात्मक था। अर्थात यहां पर हमें खुदाई में मातृ देवी की मृण मूर्तियां सबसे ज्यादा संख्या में मिली है, इसलिए विद्वानों का ऐसा मानना है कि यहां सामाजिक ढांचा मातृसत्तात्मक रहा होगा। इसके साथ साथ व्यापार के कारण एक तरह से पुरुष जो है वो बाहर भी रहता है, इसलिए सामाजिक जो लेन देन है या फिर वर्चस्व जो है परिवार के मुखिया के रूप में एक तरह से हम माता का स्थान मान सकते हैं। तो व्यापार प्रधान सभ्यता भी थी और व्यापार प्रधान होने के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता व्यापारी और नगरीय सभ्यता होने के कारण यहाँ सामाजिक ढांचा मातृसत्तात्मक मिलता है और वैदिक संस्कृति जो है वहां सामाजिक ढांचा पितृसत्तात्मक मिलता है। इस समय समाज में हमें वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट विवरण तो नहीं मिलता, फिर भी विद्वानों का ऐसा मानना है कि एक तरह से 4 प्रकार के वर्ग जो है मुख्य रूप से अस्तित्व में रहे होंगे। खासकर एक वर्ग व्यापारी वर्ग था, एक वर्ग जो है वो पुरोहित वर्ग था, एक वर्ग शिल्पी वर्ग था और एक योद्धा। इसका मतलब है कि स्पष्ट वर्गीकरण तो नहीं था, लेकिन एक तरह से हम वर्ण व्यवस्था के प्राक रूप को देख सकते हैं। व्यापारी, पुरोहित, शिल्पी और योद्धा, यही क्रम से वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि समाज के 4 स्पष्ट वर्ण के रूप में हो जाते हैं। योद्धा जो वर्ण है उसका स्थान क्षत्रिय वर्ण ले लेता है पुरुष सूक्त के अकॉर्डिंग। शिल्पी जो वर्ण था ये समाज का 4था वर्ग रह जाता है। पुरोहित जो है इसका स्थान इसने ले लिया और व्यापारी वर्ग जो है उसका स्थान वैश्य वर्ण है। तो वैदिक सभ्यता में तो हमें समाज में स्पष्ट रूप से 4 वर्णों की उत्पत्ति का विवरण मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि इन 4 वर्णों का पूर्व रूप हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। व्यापार प्रधान होने के कारण व्यापारी वर्ग का और पुरोहित वर्ग का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। तो समाज के जनरली 4 वर्ग माने जाते हैं। इन 4 वर्गों के अलावा हम देखते हैं कि समाज जो है सामाजिक ढांचा मातृसत्तात्मक के साथ साथ संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। खाद्यान्न मुख्य रूप से हड़प्पावासी गेहूं और जौ का उपयोग करते थे। और गेहूं और जौ महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक सभ्यता में एकमात्र प्राचीनतम अनाज जौ का उल्लेख मिलता है, वहां मुख्य खाद्यान्न जौ रहेगा। यहां पर मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ है। और जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो गंगा घाटी में चावल के साक्ष्य भी, धान के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो वहां मुख्य खाद्यान्न गेहूं और चावल हो जाएगा। अर्थात तीनों कालों में हमें अलग अलग खाद्यान्न सामग्री के बारे में विवरण मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। प्राचीनतम जो अनाज है ये जौ अर्थात यौ माना जाता है। मानव का पहला पालतू पशु जो है वो कुत्ता माना जाता है और औजार के रूप में पहली धातु जो है वो तांबा मानी जाती है। अर्थात प्राचीनतम अनाज कह सकते हैं जौ को, प्राचीनतम पालतू पशु कह सकते हैं और प्राचीनतम धातु कह सकते हैं। हालांकि हड़प्पा की बात कर रहे हैं तो वो तांबे में टिन मिलाकर कांसा धातु का इन्होंने आविष्कार किया था, इसलिए उनकी ये जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो सामाजिक जीवन में 4 प्रकार के मुख्य रूप, मुख्य वर्ण जो है वो हमें यहाँ मिलते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा मिलती है, मातृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा मिलता है, गेहूं और जौ मुख्य
खाद्यान्न मिलता है। इसके अलावा एक तरह से सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था। महिलाएं आभूषण प्रिय होती है। सूती वस्त्रों के साक्ष्य के रूप में हम देखते हैं कि लोथल से, हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से हमें सूती वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात अलग अलग बर्तनों पर सूती कपड़े के साक्ष्य। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सबसे पहले विश्व में बुनाई का काम हड़प्पा वासियों द्वारा किया जाता है और हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन शुरू किया। और ये जो कपास है वो सिंधु क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण, इसका उत्पादन होने के कारण यूनानी जो लोग हैं इस कपास को, सिंधु क्षेत्र में उत्पन्न कपास को सिंडोर नाम देते हैं। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन फसल में भी हो सकता है और यहां पर भी हम कर लेते हैं। महिलाएं हमेशा की तरह आभूषण प्रिय, श्रृंगार प्रिय रहती है और हमें बहुत सारे एक तरह से आभूषणों के और विभिन्न श्रृंगार के प्रसाधनों के हमें सामग्री या फिर साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे चनोदड़ों से हमें लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा से कांस्य का दर्पण हमें मिला है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो समाज है उसमें महिलाएं एक तरह से श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग करती थी। समाज में आगे बढ़ते हैं और समाज में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो मनोरंजन के साधन के तौर पे मुख्य रूप से पासे का खेल, शिकार और पशुओं की लड़ाई जो है उसका उपयोग करते थे। अर्थात आधुनिक रूप में हम देख सकते हैं कि शतरंज का पूर्व रूप या पासे का जो खेल है वो भी हड़प्पावासी मनोरंजन के तौर पे यूज लेते थे। इसके अलावा बहुत सारे हमें आखेट या शिकार के प्रमाण भी मिले हैं अलग अलग स्थानों से। और पशुओं की लड़ाई जो है वो, जैसे कि आज भी स्पेन एक यूरोपीय देश है जहां पे राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एक तरह से पशुओं की लड़ाई मनोरंजन के साधन के तौर पे यूज ली जाती है। तो मनोरंजन के जो साधन है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रचलन में थे। हड़प्पा सभ्यता में एक नवीनतम टेक्निक हम ये देखते हैं कि समाज में 16 संस्कार जो प्रचलित थे, उन 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार जो है उसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। और ये जो अंत्येष्टि संस्कार है वो 3 प्रकार का प्रचलित था। नंबर 1 आंशिक शवादान, नंबर 2 पूर्ण शवादान और नंबर 3 दाह संस्कार। आंशिक शवादान, आजकल के हम दादूपंथ की बात करें तो वो शवों को पहले जंगल में पशु पक्षियों के लिए खुले में खाने के लिए छोड़ते हैं और बचे हुए भाग को दफना देते हैं। पूर्ण शवादान की बात करें तो मुस्लिम धर्म में ये परंपरा प्रचलित है पूर्ण शवादान की। और दाह संस्कार अर्थात शव को जलाने की क्रिया, जैसे कि हिंदू धर्म में। अर्थात आंशिक शवादान, शव को पहले पशु पक्षियों के लिए छोड़ना, बाद में बचे हुए शेष भाग को दफना देना, आंशिक शवादान की प्रथा भी प्रचलित थी। पूर्ण शवादान मतलब पूरी तरह शव को दफना देना, और दाह संस्कार, ये 3 प्रकार की प्रोसेस प्रचलित थी जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगामी किसी भी काल या किसी भी वंश की हम बात करते हैं तो हमें ये बहुत कम देखने को मिलती है। इसके साथ साथ और एक टेक्निक अंत्येष्टि संस्कार की हमें मिलती है कि जैसे हमने बात की कि पंजाब का स्थल था रोपड़, और रोपड़ जो है यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात नवपाषाण काल में बुरजोम और कोल्डिबा जो स्थान है वहां पे हमें नवपाषाण काल में ये परंपरा मिलती है। ऐसे ही हमें रोपड़ में भी मानव और कुत्ते को साथ साथ दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा अंत्येष्टि संस्कार में अपन ये भी देख सकते हैं कि युग्म समाधान प्रथा का प्रचलन था, कलश समाधान प्रथा का प्रचलन था। अर्थात एक तरह से पुनर्जन्म की मान्यता या फिर शव जो है उनके साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण धार्मिक सामग्री रखी जाती थी। और युग्म समाधान का मतलब ये हुआ कि पति पत्नी को साथ साथ दफना देना। ऐसे प्रमाण हमें कालीबंगा और लोथल मुख्यतः 2 स्थल है जहां से हमें मिले। तो युग्म समाधान की प्रथा का भी प्रचलन था। जैसा कि मिश्र सभ्यता में हम देखते हैं कि शवों के साथ उनकी जो जरूरत की वस्तुएं हैं वो रख दिया करते थे ताकि अगले जन्म में उनको मिले, वो पुनर्जन्म की मान्यता के अकॉर्डिंग। ऐसा सिंधु सभ्यता में भी प्रचलन में था। तो युग्म समाधान और कलश समाधान की भी ये नई परंपरा हमें अंत्येष्टि संस्कार में मिलती है। समाज को फिर से रिपीट करते हैं। 4 प्रकार के वर्ग थे: व्यापारी, पुरोहित, शिल्पी, योद्धा।
समाज का सामाजिक ढांचा मातृसत्तात्मक था, क्योंकि मातृ देवी की मृण मूर्तियां हमें सबसे ज्यादा संख्या में मिली है। समाज संयुक्त परिवार प्रथा पर आधारित था और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन वहां पे प्रचलित था। मुख्य खाद्यान्न हड़प्पावासियों का गेहूं और जौ था। यह हर काल में एक तरह से अलग होता जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है। मनोरंजन के साधन मुख्य रूप से पासे का खेल, इसके अलावा आखेट और पशुओं की लड़ाई प्रचलन में थी। अंत्येष्टि संस्कार जो है वो 3 प्रकार का प्रचलित था, हंसिक, पूर्ण और दाह संस्कार। नवीनतम टेक्निक युग्म समाधान की प्रचलित थी, तो लोथल और कालीबंगा में हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ में नवपाषाण काल की एक तरह से अंत्येष्टि संस्कार की समानता देखने को मिलती है, मानव और कुत्ते को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य। ये समाज की बात। यहाँ पर 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। वर्ग याद रखें, मातृसत्तात्मक ढांचा याद रखें, गेहूं और जो मुख्य खाद्यान्न याद रखें, और अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों को याद रखें। समाज के बाद हम आगे बात करते हैं धर्म की, धार्मिक जीवन की। और धर्म मुख्यतः जैसा कि आजकल जो धर्म का स्वरूप है वैसा हड़प्पा वासियों के यहां प्रचलन में नहीं था। धर्म में अंग्रेजी शब्द रिलीजन की बात करें और एक तरह से धर्म के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो धर्म में अक्सर ये देखा जाता है कि मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, अर्थात एक उपासना स्थल होता है। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, कुरान, बाइबिल वगैरह जो है वो भी एक धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। लेकिन ये जो धर्म है वो एक तरह से हम देखें बाह्य स्वरूप है, कर्मकांडी स्वरूप है। धर्म में इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आती है और धर्म का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो धारण करना होता है। धर्म जो है वो ध्रेय धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ धारण करना या कर्तव्य होता है। तो धर्म में हम देखते हैं कि कुछ आजकल के धर्म की भांति कुछ टेक्निक जो है वो नहीं थी। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इनका क्रियात्मक और सैद्धांतिक 2 पक्ष धर्म का मिलता है। क्रियात्मक पक्ष में अपन देखते हैं कि ये मुख्य रूप से यज्ञ इत्यादि कर्मकांड जो है इसकी मान्यता रखते थे। और इस क्रियात्मक पक्ष में देखें तो हमें कालीबंगा से अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। प्रसिद्ध अग्निवेदियां कालीबंगा की है और इसके अलावा अग्निवेदियां या अग्निकुंड, जिसको फायर स्टैंड भी कहा जा रहा है, लोथल से भी मिली है। तो प्रसिद्ध अग्निवेदियां पूछा जाए तो कालीबंगा का रहेगा। अर्थात अग्निवेदियां मुख्य रूप से ये लोग यज्ञ इत्यादि कर्मकांड के रूप में प्रयोग करते थे। यह धर्म का कर्मकांड ये पक्ष हुआ, बाह्य पक्ष हुआ। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अपना रीड का भी क्वेश्चन था और जिसको मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार भी कहा जाता है, ये ग्रेट बात भी था। और जॉन मार्शल के अनुसार यह विश्व का अद्भुत या आश्चर्यजनक निर्माण भी है। तो विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं, वहां पे स्नानागार के चारों ओर विभिन्न कक्ष बने हुए हैं और विद्वानों का ऐसा मानना है कि विशाल स्नानागार का ये लोग धार्मिक आयोजन के लिए प्रयोग करते थे। एक तरह से आधुनिक कुंभ की भांति जो स्नान है, जो एक तरह से परंपरा है स्नान की, उसकी तरह विशाल स्नानागार का यूज लिया जाता था। इसके अलावा धर्म में हम देखते हैं कि जो बातें नहीं हैं इसकी इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 1, किसी भी मंदिर वगैरह के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता में हमें मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत सारी कब्रें भी मिलती है मिस्र में, जैसे पिरामिड बने हुए हैं, वैसा सिंधु सभ्यता में नहीं था। सिंधु सभ्यता में कोई भी धार्मिक ग्रंथ भी नहीं होता है। सिंधु सभ्यता में मंदिरों में उपासना का प्रचलन भी नहीं था। अर्थात आधुनिक संदर्भ में देखें तो कुरान, बाइबिल वगैरह धार्मिक ग्रंथ होते हैं। मंदिर, मस्जिद, चैत्य वगैरह जो है वो उपासना स्थल होते हैं। इनका प्रचलन सिंधु सभ्यता में नहीं था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्वेश्चन की दृष्टि से। जो नहीं है उस बात को आप याद रखें। अगले पक्ष में देखते हैं कि धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात और जहां ज्यादातर हमारे क्वेश्चन डिपेंड हो जाते हैं, नंबर 1, सबसे पहले हड़प्पा वासियों को श्रेय दिया जाता है कि शिव के आदि स्वरूप की उपासना उन्होंने इस रूप में की, पशुपति नाथ के रूप में। मोहनजोदड़ो से पशुपति नाथ की एक मुहर मिली है जिस पर शिव जो है वो योगी के रूप में है, पद्मासन में बैठे हुए हैं, उनके सिर पर सींग है और कुल 6 पशु जो है शिव के चारों ओर, एक तरह से दाईं ओर चीता, हाथी, बाईं ओर गेंडा और भैंसा की आकृतियां हैं, सामने की ओर 2 हिरण की आकृतियां हैं। तो
पशुओं से घिरे हुए हैं, तो वो पशुपतिनाथ भी हैं। इसके अलावा पद्मासन की मुद्रा में हैं, योगी की मुद्रा में हैं, तो योगीश्वर शिव भी हैं। और जॉन मार्शल के अनुसार ये प्रोटो शिव या आदि शिव भी है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले शिव की पशुपतिनाथ के रूप में उपासना की, अर्थात जिस गुप्त काल में हम त्रिमूर्ति की बात करते हैं, ब्रह्म विष्णु महेश, उस त्रिमूर्ति में सर्वप्रथम देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता शिव है। ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल में हम देखेंगे कि शिव वगैरह जो है इसका महत्व इंद्र और ब्रह्मा ले लेता है, यहां पर शिव का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो पशुपतिनाथ जो है वो योगीश्वर के रूप में भी हैं। पशुपतिनाथ जो है ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। पद्मासन एक योग की क्रिया कह सकते हैं, एक आसन कह सकते हैं। तो योग की शुरुआत का श्रेय भी हम एक तरह से उसकी जड़ें सिंधु सभ्यता में मान सकते हैं। पशुपतिनाथ की मुहर की बात की जाए तो हम देखते हैं कि इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन रहा था। पशुपतिनाथ की जो मुहर है उस पर बाईं ओर गेंडा व भैंसा की आकृतियां हैं और दाईं ओर हाथी और व्याघ्र की आकृति है। सामने की ओर 2 हिरण की आकृतियां हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली मोहनजोदड़ो की जब साइट पढ़ी उसमें देखा कि यहां पर जो पशु आकृतियां हैं, गेंडा, भैंसा, हाथी और व्याघ्र की है, 2 हिरण की आकृतियां, अर्थात कुल पशुओं की संख्या एक तरह से माने तो 5 है। जबकि सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उस पर हमें जो आकृतियां मिलती है वो है अश्व, वृषभ, इसके अलावा सिंह और हाथी, और हंसों को मोती चुगते हुए दिखाया गया है। एक और इंपॉर्टेंट जब भी क्वेश्चन बनेगा उसमें यह भी हो सकता है कि एक पशु जो है वो कॉमन है। हाथी पशुपतिनाथ की मोहर पर भी अंकित है और हाथी जो है वो सारनाथ के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ पर भी अंकित है। जबकि वहां पर गेंडा और भैंसा होते हैं, यहां पर अश्व और वृषभ की आकृतियां होती हैं, जबकि व्याघ्र जो है उसका स्थान सिंह ले लेता है। ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया। कुल 5 पशुओं की आकृतियां हैं और पशुपतिनाथ सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम हर दूसरे पेपर में इसका क्वेश्चन बार बार मिल रहा है। इस पशुपतिनाथ के बाद में देखते हैं कि हड़प्पावासी जो है एक तरह से मातृ देवी की उपासना भी करते थे। एक मोहर पर एक स्त्री को एक तरह से सिर के बल खड़े दिखाया गया है और उसके गर्भ से पौधे की आकृति जो है वो निकली हुई। तो मार्शल और कुछ विद्वान जो है इसको पृथ्वी देवी के रूप में या उर्वरता की देवी के रूप में भी एक तरह से इसकी समानता रखते हैं, बताते हैं। तो हड़प्पावासी मातृ देवी की पृथ्वी देवी या उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे, ऐसा जॉन मार्शल ने कहा है। पृथ्वी देवी भी कहा जा सकता है और उर्वरता की देवी। कुछ विद्वान कांसे की जो नर्तकी है उसकी तुलना मां पार्वती से करते हैं, जबकि मातृ देवी की तुलना पृथ्वी देवी या उर्वरता की देवी से की जाती है। मातृ देवी की मृण मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली है, इसलिए हमने ये कहा कि सामाजिक ढांचा जो है वो मातृ सत्तात्मक था। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या धर्म में कर्मकांडीय स्वरूप के तौर पे प्रचलन में था। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ अश्वत्थ वृक्ष हैं। तो यही जो अश्वत्थ वृक्ष है, जिसको पीपल भी कहा जा रहा है, हड़प्पावासियों का पवित्र वृक्ष था। आज भी पीपल वृक्ष की पूजा का प्रचलन है और खासकर बुद्ध जो है उससे संबंध किया जाता है। पीपल पूर्णिमा, जिसको वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, निर्वाण स्थान भी जो है, जन्म से संबंध भी माना जाता है, ज्ञान से संबंध भी माना जाता है। पीपल वृक्ष के साथ साथ हाजा पक्षी, जिसको मोर भी कहा जाता है, इसका भी प्रचलन में था। सबसे पवित्र पक्षी जो है ये हड़प्पावासियों ने इसको माना, इसकी पूजा का प्रचलन था। तो बतख पवित्र पक्षी के रूप में और पीपल पवित्र वृक्ष के रूप में प्रचलन में था, इसकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा बहुत सारे ताबीज एक तरह से उत्खनन में मिले हैं। तो कर्मकांडीय स्वरूप देख सकते हैं धर्म का, टोने टोटके वाला स्वरूप देख सकते हैं जो वैदिक शब्द में भी है और धर्म का सबसे प्रारंभिक स्वरूप भी है। खासकर धर्म की अब हम विभिन्न स्टेप की बात करें तो पहला जो स्टेप आता है वो धर्म का टोटमवादी स्टेप है। उसके बाद जो धर्म का स्टेप है
उसको हम प्रकृतिवादी स्टेट कह सकते हैं। उसके बाद जो धर्म है वो बहुदेववादी हुआ। उसके बाद जो धर्म है वो मैक्स मुलर के अनुसार एकादि देववाद, उसके बाद एकेश्वरवाद। तो बहुत सारी परंपराएं, और खासकर रीड का अपना एक क्वेश्चन भी प्रकृतिवाद के संदर्भ में था, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो धर्म के सबसे पहले टोनेटोट के वाला स्वरूप का भी यहाँ पे टोटमवादी स्वरूप प्रचलित था। ताबीज वगैरह का यहाँ पर उल्लेख या साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा हड़प्पावासी इससे भी परिचित है, जो हिंदू धर्म में एक तरह से पवित्र माना जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर प्रचलित था। लिंग पूजा का प्रचलन था, बहुत सारे छल्ले वगैरह मिले हैं। इसके साथ साथ नाग पूजा का भी प्रचलन में था। तो ये धर्म का एक तरह से कर्म कांडीय स्वरूप हुआ। ताबीज का प्रचलन, स्वास्तिक के चिन्ह का प्रचलन, लिंग पूजा और नाग पूजा का प्रचलन, पीपल वृक्ष के रूप में, बतख पवित्र पक्षी के रूप में, बहुत सारी अग्निवेदियां वगैरह मिली है, वो भी एक तरह से धर्म का कर्मकांडीय स्वरूप है। क्या नहीं है, उसके लिए हमने लिखा कि धर्म में मंदिर नहीं थे, मंदिरों में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। धर्म में मुख्य रूप से त्रिमूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण शिव का प्रचलन था। इसके अलावा इंद्र वगैरह का उल्लेख हमें, ब्रह्म का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। रौद्र रूप में या फिर एक तरह से आदि शिव रूप में हम इसकी पशुपतिनाथ की उपासना का प्रचलन मानते हैं। धर्म और समाज के बाद बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, आर्थिक जीवन की। और हड़प्पावासियों का जो आर्थिक जीवन है उसमें मुख्य रूप से नगरीय सभ्यता होने के कारण समृद्धि का आधार तो व्यापार ही माना जा सकता है, लेकिन हमेशा एक तरह से तीन पक्ष आते हैं अर्थव्यवस्था के। कृषि जो उनका मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन, और तीसरा व्यापार वाणिज्य। अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि हर काल में अर्थव्यवस्था मुद्रा का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात ये कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में इस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं होता, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। हमने मुहरों की बात की, तो मुहरें जो है वो सील कहला रही है और सिक्के जो है वो कॉइन। मुहरों का प्रचलन व्यापार में, वस्तु विनिमय प्रणाली में जरूर था, लेकिन लेन देन में एक तरह से मुद्रा का प्रचलन अभी नहीं था। तो व्यापार जो है वो वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इसको हम बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं। कृषि की बात करें तो कृषि जो है इनका मुख्य व्यवसाय है, और मुख्य व्यवसाय होने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि कृषि में ही सरप्लस उत्पादन होता है। और सरप्लस उत्पादन के तौर पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो अनाज संग्रह करने के जो गोदाम हैं वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में हमें मिले हैं। तो कृषि फसलों का अतिरिक्त उत्पादन इनके द्वारा किया जाता था। खेती में लगभग सभी फसलों से परिचय माना जाता है इनका। लगभग 9 फसलें विद्वान बताते हैं कि इनसे परिचित था, खासकर गेहूं और जो मुख्य खाद्यान्न थाई था, और गेहूं और जो के अलावा एक तरह से हम देखते हैं कि बड़ावली से तिल, सरसों वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा से गेहूं जो के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा चावल और बाजरे के साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं। इसके अलावा चावल, धान की भूसी के साक्ष्य हमें रंगपुर से, जो गुजरात का एक स्थल है, यहां से भी मिला है। कालीबंगा जो है वहां से हमें ग्रिड पैटर्न पर आधारित जो खेती है उसमें 2 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले थे, चना और सरसों के। तो लगभग सभी फसलों से परिचय माना जाता है। एक दलहन फसल विद्वान बताते हैं कि ये रागी से है परिचित थे, जो नवपाषाण काल की मुख्य फसल थी। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ईख जो गन्ना है उसका उत्पादन ये नहीं करते थे। तो जब भी क्वेश्चन आए लगभग सभी फसलों से परिचित थे, लेकिन रागी से अपरिचित थे। कृषि में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कृषि एक तरह से समृद्धि का स्रोत भी माना जा सकता है, और कृषि में सरप्लस उत्पादन होता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें 2 प्रकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। नंबर 1 अन्नागार,
प्रसिद्ध अन्नागार का हमें रीट में क्वेश्चन मिला। तो प्रसिद्ध अन्नागार हमने ये बताया कि हड़प्पा में है, और इसके अलावा लकड़ी का अन्नागार लोथल से और मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार जो है वो अनाज संग्रह करने का एक गोदाम था, वेयर हाउस की भांति इसको कह सकते हैं, जो नदी के किनारे एक तरह से नावों के माध्यम से व्यापार या फिर अनाज लाने ले जाने के लिए सहूलियत थी। अन्नागार के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें इसके साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातत्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है मृदभांड। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मृदभांड है, एक तरह से काले या गुलाबी कलर किया हुआ और खासकर गेरुए रंग के मृदभांड की संस्कृति आती है। तो हड़प्पा के जो मृदभांड है वो गेरुए मृदभांड, और मृदभांड का उपयोग जो है वो अनाज संग्रह करने के लिए किया जाता था। मृदभांड जो है मिट्टी का एक बड़ा पात्र हम कह सकते हैं, मिट्टी का बड़ा मटका कह सकते हैं, जो अनाज एकत्रित करने के लिए ये लोग यूज लेते थे। तो कृषि में एक तरह से संग्रह के लिए हमें अन्नागार और मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। कृषि में ही आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी जो है खासकर नदी घाटी सभ्यता होने के कारण नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक फसल उत्पादित करते थे, अर्थात नदियों में बाढ़ का पानी उतरने के बाद जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी थी उसमें ये कृषि कार्य करते थे और मार्च अप्रैल में फसल की कटाई करते थे। इसका मतलब ये भी है कि ज्यादातर जो फसल है इस सीजन में रबी की फसल होती है और रबी की फसलों के ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं, हालांकि खरीफ की फसलों के साक्ष्य भी मिलते हैं। कृषि में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक तरह से कृषि में नहरों से सिंचाई से ये परिचित नहीं थे, इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। एकमात्र स्थल हमें अफगानिस्तान का सबसे उत्तरी बिंदु भी जो था सोर्तगुई है, जहां से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, जो सीमित स्तर पर है। नहरों से सिंचाई नहीं होती थी, नहरों के साक्ष्य हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि तालाब के साक्ष्य बहुत सारे स्थानों से नहीं मिले हैं, लेकिन एकमात्र स्थल अपन ने धोलावीरा जो क्वेश्चन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था और सोर्तगुई का जो है नेट का क्वेश्चन था, तो धोलावीरा में हमें उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। एक शैलकृत जलाशय के प्रमाण हमें धोलावीरा से मिले हैं, लेकिन तालाबों से या नहरों से सिंचाई के प्रमाण वहां पे नहीं थे। केवल सीमित स्तर पे देखा जाए तो दो प्रमाण हमें दो अलग अलग स्थानों से मिले हैं। कृषि में हल जो है वो लकड़ी का ये यूज लेते थे, क्योंकि इनको अभी लोहे धातु का ज्ञान नहीं था, अर्थात लोहे के साक्ष्य यहां से नहीं मिले हैं। लोहे के औजार नहीं थे कृषि के, लोहे का हल नहीं था, इसलिए एक तरह से हल लकड़ी का और पत्थर के हंसिए का ये यूज लेते थे फसल की कटाई के लिए। फिर भी एक तरह से विरोधाभासी बात भी है कि अतिरिक्त उत्पादन भी होता था, एक तरह से लोहे से परिचित नहीं होने के बावजूद भी। तो बहुत सारी एक तरह से धातुओं से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ये कृषि में एक महत्वपूर्ण बात है। सभी फसलों से उनका परिचय था, लेकिन रागी और ईख जो गन्ना है उससे वो अपरिचित थे। कृषि के बाद हम बात करते हैं पशुपालन की, और हमेशा मिश्रित अर्थव्यवस्था में कृषि का एक सहयोगी क्रिया मान सकते हैं पशुपालन। ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। पूंजीवाद और समाजवाद के मिश्रण को भी हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो पशुपालन जो है हमेशा कृषि का सहयोगी क्रिया होती है, और पशुपालन ये दो उद्देश्यों के लिए यूज करते थे। एक कृषि कार्यों के लिए, जैसे आजकल भी बहुत सारे किसान करते हैं, और खासकर खेती में खासकर जुताई के लिए, बुआई के लिए, और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो खाद है उसके लिए भी पशुओं का यूज लिया जाता था। दूसरा जो है वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए ये पशुपालन करते थे, अर्थात जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था ये मुख्य रूप से पशुओं के माध्यम से ही होता है। और आज भी एक तरह से ग्रामीण जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे देशों में आज भी पशु जो है वो व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अपना एक क्वेश्चन भी था कि जो बैलों का समूह है प्राचीन काल में बड़द जिसको कह दिया जा रहा है, वो भी एक तरह से व्यापार में महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। बहुत सारे खच्चर, घोड़े, ऊंट वगैरह जो है
या बैलों के समूह के माध्यम से, कारवां जिसको हम समूह कह रहे हैं, उसके माध्यम से व्यापार करते थे। तो पशुपालन जो है वो दो उद्देश्यों के लिए होता था, कृषि और व्यापार। व्यापार में स्थल मार्ग से जो मुख्य व्यापार है वो पशुओं के माध्यम से होता था, और खेती में जुताई बुआई वगैरह और इसके साथ साथ खाद जो है वो पशुओं के माध्यम से की जाती थी। पशुपालन में हम देखते हैं कि तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लगभग सभी फसलों से परिचित थे। इसके साथ साथ सभी पशुओं से भी ये परिचित थे। हमें ऊंट के साक्ष्य भी जैसे कालीबंगा से मिले हैं, गुजरात के रोजदी से हमें हाथी के साक्ष्य मिले हैं, और पशुपतिनाथ की मुहर पर भी हाथी का अंकन है। इसके अलावा गाय जो है इसकी कोई मृण मूर्ति नहीं मिली है। अगर क्वेश्चन इस संदर्भ में हो तब हम गाय का कह सकते हैं, हालांकि गाय से इनका परिचय होता है। हालांकि मृण मूर्ति के संदर्भ में कहा जाए तो गाय की कोई मृण मूर्ति नहीं है। एक पशु घोड़े के बारे में भी कहा जाता है कि घोड़े से इनका परिचय नहीं था, लेकिन सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। इसके अलावा राणा गुंडई से बहुत सारी अस्थियां घोड़े की मिली है। लोथल से हमें घोड़े की मृण मूर्ति भी मिली है। तो जनरली अगर क्वेश्चन होता है तो अपरिचय के संदर्भ में हम ये कहेंगे कि ये घोड़े से अपरिचित थे, हालांकि मुहरों पर अंकन मिलता है। एक छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से पशु के जो अवशेष है वो हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। तो इसमें आप गाय या घोड़ा नहीं करें, अर्थात हमें इस पशु का कोई भी अवशेष जो है वो हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि व्याघ्र जो है वो पशुपतिनाथ की मुहर पर अंकित है। तो शेर का कोई अवशेष नहीं मिला है, घोड़े के अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन परिचय नहीं था। ये वैदिक आर्यों का प्रिय पशु हो जाता है। हड़प्पा के संदर्भ में ज्यादातर अगर सिंगल लाइन के क्वेश्चन की बात करें तो मुहरों पर हमें सबसे ज्यादा अंकन एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न जो है उसका अंकन मिलता है, और आधुनिक शोध के अनुसार विद्वान इसको एक सींग वाला गेंडा भी बताते हैं। तो एक श्रृंगी बेल जो है उसका अंकन सबसे ज्यादा है मुहरों पर, और कुबड़दार बेल भी इसको कह दिया जाता है, या कुबड़दार बेल का अंकन भी हमें मुहरों पर मिलता है। तो हड़प्पा वासियों का प्रिय पशु एक श्रृंगी बेल था, जबकि वैदिक आर्यों का प्रिय पशु जो है वो घोड़ा होता है। इनका हड़प्पा वासियों से परिचय नहीं था। लगभग सभी पशुओं से परिचय हड़प्पा वासियों का माना जाता है, कुछ एक पशुओं को छोड़ के अपवाद स्वरूप। पशुपालन के बाद हम देखते हैं कि व्यापार, और व्यापार में इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से ही होता है। मुद्रा का प्रचलन नहीं था, और दो माध्यम से व्यापार होता था। स्थल मार्ग से, जैसा कि पशुओं के माध्यम से व्यापार होता था, और जल मार्ग से भी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। खासकर लोथल से हमें गोदीबाड़ा और छोटी छोटी नावों के साक्ष्य मिले हैं। तो व्यापार स्थल और जल दो माध्यम से होता था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, और व्यापार में जिस स्थान पर संसाधनों का अभाव था वो स्थान जो है वो दूसरे स्थान से जहां प्रचुर मात्रा में संसाधन थे उनका मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में आयात करते थे। और बहुत सारे जो खाड़ी देश हैं वो एक तरह से मीडिएटर की भूमिका भी निभाते थे। तो व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हमें बंदरगाह के संदर्भ में पूछा जा सकता है। जलमार्ग से होने वाला जो व्यापार है बंदरगाह के माध्यम से होता है। तो बंदरगाह जो है सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह, जिसको डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा भी विद्वान कह रहे हैं, लोथल से है। इसके अलावा सबसे पश्चिमतम बिंदु जो था सुतका गैंडोर, और एलस्टाइन द्वारा इसकी खोज की गई थी, दाश्क नदी के किनारे। इसको हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है, अर्थात एक तरह से मध्य पूर्व जो है उसके देशों के साथ व्यापार मुख्य रूप से सुतका गैंडोर के माध्यम से होता था। इसके अलावा सोतका को बालाकोट, इसके अलावा अल्लादीनो, सुरकोटड़ा, ये अन्य बंदरगाह स्थल थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण के बारे में ही ज्यादातर क्वेश्चन रहा है। तो गोदीबाड़ा या व्यापारिक एक तरह से हम संरचना कह सकते हैं, डॉकयार्ड, वो लोथल से मिला है सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। अन्य बंदरगाह स्थल ये है। सुतका गैंडोर के बारे में भी इस बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन था, लेकिन वो अलग संदर्भ है। अब जब भी क्वेश्चन होगा
तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है हड़प्पा के व्यापार का चौराहा अगर पूछा जाए तो सुत का गेंडोर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह पूछा जाए तो लोथल होगा। लोथल से ही हमें फारस की मुहर के प्रमाण मिले हैं जो ईरान से एक तरह से वस्तु विनिमय व्यापार का संकेत है। लोथल से ही एक नाव का मॉडल मिला है जो व्यापार को दर्शाती है। कालीबंगा से हमें बेलनाकार मुहर के साक्ष्य मिले हैं तो ये भी व्यापार का संकेत है। इसके अलावा हड़प्पा के व्यापार में हम देखते हैं कि हड़प्पा की बहुत सारी जो मुहरें हैं वो मेसोपोटामिया के बहुत सारे नगरों से और खाड़ी देशों के नगरों से मिली है। तो हड़प्पा के बारे में जानकारी देने का एक स्रोत जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता का सागोन अभिलेख है जो हड़प्पा के बारे में जानकारी देता है, इसके कालक्रम के बारे में। मेसोपोटामिया के ही शहर उर, निपुर, हुमा, किस, इनसे हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी मुहरें मिली है। अर्थात हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ था। एक अपना रीड का फ्यूजन भी क्लियर होगा कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं जो है वो है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसके इन नगरों से हड़प्पा की बहुत सारी मुहरें मिली है और मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लेखित जो है मेलुहा शब्द उसका समीकरण सेंदव सभ्यता से किया जाता है। तो मेलुहा जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा शब्द जो अपना नेट का क्वेश्चन हुआ। सारगोन अभिलेख में हमें एक तरह से सेंदव सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया के इन शहरों से हमें सिंधु सभ्यता की मुहरें मिली है। आजकल के जो खाड़ी देश हैं जिनको हम बहरीन और ओमान कह रहे हैं, ये सिंधु सभ्यता और एक तरह से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में बिचौलिए का मध्यस्थ का काम करते थे। बहरीन को सिंधु अभिलेखों में दिलमुन कहा जा रहा है और ओमान को माकन। जो बहरीन या दिलमुन है उसको उगते हुए सूर्य का देश या हाथियों का देश भी या नाविकों का देश भी कहा जा सकता है। तो बहरीन और ओमान जो सिंधु सभ्यता की मुहरों पर अंकित दिलमुन और माकन संपूर्ण सभ्यता के व्यापार में मध्यस्थ का बिचौलिए का काम करते थे। ये व्यापार के संदर्भ में बात हुई। इसके साथ साथ हम जब आयात निर्यात सामग्री की बात करते हैं तब देखते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा एक तरह से तांबे का समृद्ध स्रोत खेतड़ी ही है। तो हड़प्पावासी जो तांबा है वो खेतड़ी से आयात करते थे। आजकल एक तरह से सोने के संदर्भ में बात करें तो स्वर्ण धातु का आयात कर्नाटक से किया जाता था। इसके अलावा सीप और मोती जो है वो खासकर समुद्री तट से आयात करते थे, काठियावाड़ तक जिसको कहा जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान जो है यहां से बहुमूल्य वस्तुएं लाजवर्द मणि और अन्य सामग्री आयात की जाती थी। ईरान और अफगानिस्तान से सोना और चांदी का आयात किया जाता था और हिमालय क्षेत्र जो है यहाँ से खासकर औषधियां मंगाई जाती थी। आज भी हम देखते हैं कि ज्यादातर जो समृद्ध एरिया जिस वस्तु के लिए है उसी से उनका संपर्क था। तो व्यापार मुद्रा का प्रचलन नहीं था, दो माध्यम से होता था, बस एक तरह से स्थल मार्ग और जल मार्ग से वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। दो देश जो है वर्तमान के मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, बहरीन और ओमान, जिनको क्रमशः अभिलेखों में दिलमुन और माकन कहा गया है। मुख्य रूप से जो आयातित सामग्री की बात की जाए तो लाजवर्द मणि महत्वपूर्ण रहेगी, जो एक बार क्वेश्चन हुआ। अफगानिस्तान से एक बहुमूल्य पत्थर था, इसका आयात किया जाता था और बाकी सामान्य जानकारी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और हमेशा इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी डॉकयार्ड का जब भी क्वेश्चन हुआ, सुत का गेंडोर का हुआ, तो लोथल का बंदरगाह जो है अति महत्वपूर्ण एक तरह से साइट रहेगी व्यापार की दृष्टि से। और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी निर्मित संरचना भी हमने लोथल के डॉकयार्ड को कहा, जो लगभग 314 मीटर लंबी थी। ये हमने बात की व्यापार, कृषि और पशुपालन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और आगे बात करते हैं कुछ
महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो रह गए हैं। अगर हम प्रजाति के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के संदर्भ में विद्वान 4 प्रकार की प्रजाति बताते हैं। नंबर 1, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंध किया जाता है और इसके संदर्भ में हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि विद्वान जो कांसे की नर्तकी है उसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से मानते हैं। नंबर 2, भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंध बताया जाता है और यहां इंपॉर्टेंट रहेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है हड़प्पा सभ्यता की भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंध थी। नंबर 3 जो है मंगोलाइड प्रजाति की बात की जाती है और खासकर इसका संबंध जो है वो योगी की, पुरोहित की जो मूर्ति है उससे जोड़ा जाता है। और चौथे प्रकार की प्रजाति विद्वान अल्पाइन बताते हैं। अर्थात 4 प्रकार की प्रजातियों से संबंध हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या हड़प्पा सभ्यता की भूमध्य सागरीय प्रजाति की, अर्थात भूमध्य सागरीय जाति के जो लोग हैं वो ज्यादा बताए जाते हैं विद्वानों के अनुसार। प्रजाति के बाद बात करते हैं कि 1-2 महत्वपूर्ण डेट के संदर्भ में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तिथि निर्धारण का काम जो है जॉन मार्शल ने किया था और जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का जो तिथि निर्धारण है 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया। इसके अलावा लगभग 2300 से 1700 ईसा पूर्व का कालक्रम जो है वो डीपी अग्रवाल के द्वारा बताया गया। ये एनसीईआरटी कहती है। 2800 से 2500 ईसा पूर्व का कालक्रम जो है वो अर्नेस्ट मैके एक विद्वान आते हैं, उनके अनुसार है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का कालक्रम मार्टिमर व्हीलर एक विद्वान हैं, उन्होंने बताया है। और रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर सिंधु सभ्यता का कालक्रम एक तरह से 2350 से लगभग 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, जो थोड़ा ऑथेंटिक है। विद्वान जो है सामान्यतः 2350 से 1750 वाला जो नगरीय कालक्रम है उस पर सहमत हैं। तो आज हमने इसमें मुख्य रूप से समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था उसके बारे में देखा है और इसके अलावा हम एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं इस सिंधु सभ्यता के बारे में, जो इसके पतन के कारण के संदर्भ में और उत्पत्ति के कुछ एक मतों के संदर्भ में है और उसको हम फिनिश करते हैं। यहां से जनरली क्वेश्चन कब पूछा जाता है और खासकर उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों का ऐसा मानना है कि सबसे पहले विद्वान खासकर गार्डन चाइल्ड ही होते हैं जिन्होंने इसको नगरीय क्रांति कहा था। और मुख्य रूप से उनका मानना है कि सुमेरियन सभ्यता, जिसको हम मेसोपोटामिया सभ्यता भी कह रहे हैं, इस सभ्यता से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई। अर्थात सिंधुवासी जो है पहले सुमेरियन सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने ही एक तरह से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति की या उससे प्रभावित थी। इनमें मुख्य रूप से विद्वान आते हैं क्रेमर, जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और इस मत को इस रूप में नकारा जा सकता है कि सुमेरियन सभ्यता जो है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सबसे पहले विश्व में एक तरह से लिपि के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है तो सुमेरियन लोगों को दिया जाता है। लेकिन सुमेरियन सभ्यता की जो लिपि है वो किलाक्षर लिपि थी। इस लिपि में लगभग 900 अक्षर थे, जबकि हमने देखा कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक लिपि है और इसमें लगभग 250 से 400 तक ही अक्षर थे। सुमेरियन सभ्यता जो है वहां पर मंदिरों के अवशेष भी हैं और विभिन्न कब्रों के अवशेष भी हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में हमें किसी भी मंदिर वगैरह के अवशेष नहीं मिलते। सुमेरियन सभ्यता का जो नगर का सौंदर्यीकरण जो है वो इतना अच्छा नहीं था, एक तरह से अव्यवस्थित नगर थे, जबकि सिंधु सभ्यता की बात करें
तो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन जो है सौंदर्यीकरण सिंधु सभ्यता का अच्छा माना जाता है। इसलिए बहुत सारे विद्वान इस मत को नकारते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति सुमेरियन सभ्यता से नहीं हुई। रोमिला थापर और रफी मुगल जो पाकिस्तान के इतिहासकार हैं, और उनका ऐसा मानना है कि इस सभ्यता की उत्पत्ति जो है वो ईरानी और बलूची जो संस्कृतियां हैं उनके विकास के कारण हुई। इनका अपना मत है। हालांकि सिंधु सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल हैं, ग्रामीण स्वरूप वाली जो संस्कृतियां हैं, उसके संदर्भ में हम देखते हैं तो ज्यादातर जो संस्कृतियां हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण स्वरूप में थी, और धीरे धीरे एक तरह से नगरीय स्वरूप में उनका विकास हुआ। लेकिन बहुत सारे जो नगर भारत के भी, जैसे कालीबंगा भी है, तो वो दोनों कालों का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इसलिए इस मत को भी एक तरह से ऑथेंटिक नहीं माना जाता। इसी मत में हम देखते हैं कि क्रमिक विकास के सिद्धांत का समर्थन किया है, और एक तरह से भारतीय सिद्धांत का समर्थन किया है अमलानंद घोष ने। तो मुख्य रूप से ये 3 मत आते हैं। इनकी उत्पत्ति संबंधी मत की बात करते हैं तो, और सिंधु सभ्यता में पहला जो मत है उत्पत्ति संबंधी मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के प्रभाव का बताया गया है, और दोनों ही मत खारिज हो जाते हैं क्योंकि जो लिपि है वो अभी तक अपठित है। जब भी पढ़ा जाएगा हमें नई जानकारी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है उसका पतन किन किन कारणों से हुआ, और इस बार सीटेट का भी एक क्वेश्चन पतन के कारणों के संदर्भ में था। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण देखते हैं तो बहुत सारे मत हैं, और जब भी सम्मिलित करना क्वेश्चन कैसा भी आए तो हम कर सकते हैं। नंबर 1, सिंधु सभ्यता का जो पतन है उसमें बाढ़ एक कारण माना जाता है कि नदियों में आने वाली जो बाढ़ है उसके कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। और बाढ़ के कारणों को मानने वाला विद्वान है जॉन मार्शल मुख्य रूप से। और एक तरह से हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो साक्ष्य हैं उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि मोहनजोदड़ो ऐसा शहर था जो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा, वो बाढ़ के कारण। तो ये जो मत है वो मार्शल का है, जो बाढ़ को इसके संदर्भ में मानते हैं। नदियों का मार्ग परिवर्तन या सिंधु का मार्ग परिवर्तन, ऐसा मानने वाला विद्वान लैम्ब्रिक और माधो स्वरूप वत्स है। इन 2 विद्वानों का मानना है कि नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन किया, या नदियों ने एक तरह से अपना जो बहाव है वो अलग कर लिया था। इस संदर्भ में भी जल संकट के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। सभ्यता के आजकल एक तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाएं भी हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन भी एक कारण माना जाता है इस सभ्यता के पतन का, और इसके समर्थक विद्वान अमलानंद घोष हैं, जो जलवायु परिवर्तन को इसके पतन का कारण मानते हैं। रफीक मुगल जो है एक तरह से शुष्कता को, अर्थात पानी के संकट को या जलवायु के संकट को इसके पतन का मानते हैं कारण। तो रफीक मुगल एक ऐसे विद्वान है। और सबसे इंपॉर्टेंट मत, और जो क्वेश्चन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, कि सभ्यता का पतन जो है वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ, और इसको मानने वाले विद्वान जो है मार्टिमर व्हीलर हैं, और इन्होंने मुख्य रूप से इंद्र को, जिसकी उपाधि पुरंदर भी थी, इस सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार माना है। और अगली जो संस्कृति थी, अगली जो सभ्यता वैदिक सभ्यता है, उसके प्रतिनिधि भी आर्य थे, इसलिए भी एक तरह से इस मत का समर्थन मार्टिमर व्हीलर ने किया है। तो हमने क्रमशः महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी ली। आगे अपना जो टॉपिक रहेगा वो वैदिक सभ्यता के संदर्भ में उसी क्रम में रहेगा, और हम लगभग पूरे इतिहास के एक से बढ़कर एक सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं वो बनाने जा रहे हैं। हमारी इसी श्रृंखला में अगला वीडियो वैदिक सभ्यता का होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।